हेलो हेलो। लैपटॉप। हेलो 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 हेलो। ठीक है आवाज़। चलिए यहाँ पे आइए। लैपटॉप। हेलो 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 हेलो। आवाज़ जा रही है सबको हमारी? गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सबको मेरा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सत्यम। प्रणाम प्रणाम। राम 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 मयंकराज। जितने बच्चे इधर उधर हैं, सारे बच्चों को लिंक शेयर कर दो ताकि वे सबके सब जुड़ जाएं। और क्योंकि हमारा टाइमिंग तो हो ही गया है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। आपका भी नाम लेंगे, संजीत चौहान, है ना? सबों का नाम। जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। चलिए फटाफट सब जुड़ जाइए। जितने बच्चे हैं सबों को जल्दी जल्दी लिंक शेयर करो। संजीत चौहान। हाँ, आप भी फटाफट लिंक शेयर कीजिए। दीपक देव, हेलो। इंदल कुमार, हाय हाय। राज कमलेश रॉय, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सबों को मेरा गुड इवनिंग। चलिए फटाफट सब जुड़ जाइए। कल हम लोगों को थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था और हमें लगता है कि क्लास तो अटेंड मतलब लगभग बच्चे किए ही थे, लेकिन किसी कारणवश लाइट कट जाने की वजह से क्या हो गया ना कि कुछ डिस्टरबेंस हो गया, जिस कारण से कुछ बच्चे, क्योंकि हमारा जो क्लास था दोस्तों, जिस चैनल पे हम लोग क्लास कर रहे थे, जहां हम लोग लाइव थे, वहां से हम लोग दूसरे पे लाइव हो गए थे, जिस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इधर उधर हो गए थे। तो आज उन सारे बच्चों को बता दो, सबको इन्फॉर्म कर दो। गुड्डू यादव, गुड इवनिंग। राम राम। दीपक देव, जय श्री राम। रोशन कुमार, गुड इवनिंग। और भी जितने बच्चे हैं सबों को मेरा गुड इवनिंग। जितने स्टूडेंट हैं सबों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। फटाफट लिंक शेयर करो सब। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अखिलेश यादव का कहना है जय भोले, बम बम भोले। हर हर महादेव कहने वाले कहाँ छूट गए आज? हर हर महादेव, सत्यम जी बिल्कुल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अभिजीत पटेल, गुड इवनिंग। साइलेंट लवर, शिवम कुमार, पिंटू कुमार, राज कमलेश रॉय, बिल्कुल सबों को लिंक शेयर कीजिए। प्रियांशु राज, जय श्री राम। चलिए
बिल्कुल 450 प्लस। अगर हो सके तो आप इससे भी ज्यादा का सपना देख सकते हैं, ये भी उसके सामने बहुत कम है ना। आप हैं संजय सर का लाडला, 450 प्लस। उससे भी आगे बढ़िए, उससे भी आगे बढ़ने का आप सोच रख सकते हैं। कहीं पे अपने को रोकने का प्रयास मत कीजिए, जहां तक हो सके अपने को बढ़ाने का ही प्रयास कीजिए, है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, फुल में फुल क्यों नहीं। और यहाँ का पिछले पिछले साल का यहाँ का रिकॉर्ड आप लोगों को पता है ना, यहाँ का कितना है 474। यहाँ के बच्चे का मार्क्स कितना है 474। आप इसका कम से कम रिकॉर्ड तोड़िए ना, 472 लिख रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं उससे कम ही है। गुड इवनिंग अमित कुमार, गुड इवनिंग निखिल भारती। बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, सारे बच्चे को आप लिंक शेयर कर दीजिए। स्टार्ट तो करना ही है, स्टार्ट करने के लिए आए हैं। 900 अभिजीत पति, अरे 900 पे पहुंच जाओगे, 500 मार्क्स का तो होता ही, 900 कहां से आ जाएगा यार, क्या बोल रहे तुम भी। एमबी खत्म हो गया रिचार्ज करवा लो। पहले से हम बता के रखते हैं ना कि एमबी खत्म नहीं होना चाहिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बिल्कुल बिल्कुल 480 प्लस, बिल्कुल। राधे राधे जानू प्रजा, राधे राधे। किशन कुमार गुड इवनिंग। चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको टॉपिक आपके सामने दिख रहा है सबों को, और आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, वो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, और जिसका नाम क्या है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। वैसे भी आप देख ही पा रहे होंगे कि संसार कितना परिवर्तनशील है, बदलता रहता है कि नहीं। तो बदलने का मतलब रंग, आज लाल दिखेगा तो कल हरा दिखेगा, है कि नहीं, परसों नीला दिखेगा, तो कलर में भी बदलाव होता रहता है। तो यही हमारा संसार है कि नहीं दोस्तों। चलिए, और वैसे भी अभी का मौसम कितना जबरदस्त है, ताकि हम लोग आराम से एक जगह बैठ के क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, है कि नहीं। ऐसा मौसम किस लिए किया गया है, क्योंकि सब बच्चे लाइव क्लास में अटेंड हो जाएं और आराम से एक जगह बैठकर क्या करें, क्लास को अटेंड कर अपने गोल को अचीव करने का प्रयास करें, है कि नहीं। इसलिए मौसम भी ऐसा, आप लोगों से प्रकृति भी ऐसा ही चाहती है कि आप लोग क्लास को अटेंड करके अपने गोल को अचीव करने का क्या करें, शौक पूरा करें, है कि नहीं। चलिए, तो आज का मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर कौन सा है दोस्तों, चैप्टर नंबर कौन सा है 2। जिस तरह से हम लोग फर्स्ट चैप्टर को प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो था, उसको हम लोगों ने उसमें जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, या फिर जिन क्वेश्चन को पूछने की संभावना व्यक्त की जा सकती है, उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने किया। और ठीक उसी तरह आज हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर जिस क्वेश्चन को पूछने की संभावना है, उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग आज करने वाले हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए, अब हम लोग समय को गवाए बिना हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो सो गया है उसको बोलो कि जग जाए, और जग कर क्या करे, क्लास अटेंड करे, क्योंकि सो जाएगा तो फिर खो जाएगा। इतना भीड़ में अगर खो गया तो फिर पता है ना, मुश्किल है उसको ढूंढ पाना, फिर उसको हम ढूंढ नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए जो सो गया है उसको जगाने का प्रयास करें। और जगाएगा कौन, तुम लोग ही जगा सकते हो ना, है कि नहीं। बिल्कुल, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैं ला रहा हूं, और आप लोग रेडी हो जाएं, और उस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, आप लोग आंसर टाइप करने के लिए तैयार हो जाएं, है ना दोस्तों।
तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर धीरे धीरे आ रहा है और पहुंच भी गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया स्क्रीन पर। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आंसर तुरंत टाइप करें। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आप क्या करें? इंतजार करें आंसर का, है ना। चलिए फटाफट आंसर टाइप कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है मानव नेत्र जो ह्यूमन आई है, हम लोग अभी आंख की सहायता से ना देख पा रहे हैं, मैं भी आपको देख रहा हूं और आप लोग भी हमको देख रहे हैं, आंख से ना देख रहे हैं, है ना। तो मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव जो है, मानव का जो नेत्र है, वह नेत्र अपने किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का काम करता है? पहला क्वेश्चन है ये। और प्रतिबिंब अगर नहीं बनता तो मैं अभी कैमरा के सामने हूं, ना तो तुम लोग हमें देख पाते और ना मैं तुम लोगों के कमेंट्स को पढ़ पाता, है ना दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो हमें लगता है कि सबों का आंसर आ चुका है और आप लोगों का कहना है आंसर इसका क्या होगा? डी। और डी नंबर में क्या है? डी ऑप्शन क्या है दोस्तों? रेटिना या दृष्टिपटल। रेटिना या दृष्टिपटल, सबसे पीछे वाला भाग, मानव नेत्र का सबसे पीछे वाला भाग कौन होता है? रेटिना होता है। और रेटिना को ही हम लोग दृष्टिपटल के नाम से जानते हैं। और इसी पर किसी भी वस्तु का क्या बनता है दोस्तों? प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पे क्वेश्चन भी कह रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? मानव नेत्र अपने किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना। क्या हो जाएगा दोस्तों? रेटिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया है स्क्रीन पर। चलिए इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है तारों का टिमटिमाना की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारा कब टिमटिमाता है, दिन में कि रात में? पता है ना सबको। तारे जो टिमटिमाते हैं, टिमटिमाना तो नजर जो आता है, चुक भुक जो करता है कि नहीं, वो कब दिखता है ऐसा? रात में या दिन में? तो सबका आंसर होगा रात में। दिन में दिखता है? किसी को नहीं दिखता है। क्यों? दिन में तो सूर्य का प्रकाश होता है कि नहीं। तो रात में तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे जो टिमटिमाते हैं उसका टिमटिमाना किस सिद्धांत पर आधारित है? फटाफट आंसर टाइप कीजिए। मात्र हमें लगता है 2-3 बच्चे का आंसर आ रहा है। फटाफट फटाफट टाइप करो सब। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा दोस्तों? अपवर्तन के सिद्धांत पर। क्या हो जाएगा? अपवर्तन के सिद्धांत पर। क्या हो जाएगा दोस्तों? अपवर्तन के सिद्धांत पर, है ना। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही रात में तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। तारे कब टिमटिमाते हैं? रात में, दिन में नहीं टिमटिमाते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। दृष्टि दोष से क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है, देखिए क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए और इसके आंसर को टाइप करने का आप काम करें। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो अगर अधिक हो जाए, फोकस दूरी अगर बढ़ जाती है, तो आपको पता होगा नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। फोकस दूरी बढ़ेगी तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाएगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और जैसे फोकस दूरी बढ़ेगा तो वहां पर एक दोष उत्पन्न हो जाता है जिसको कौन सा दृष्टि दोष कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष कहते हैं दोस्तों? दूरदृष्टि दोष, है ना। तो आपको याद रखना है, अगर फोकस दूरी बढ़ गई, फोकस दूरी अगर बढ़ी तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा? तो आपको बोलना है दूरदृष्टि दोष। कौन सा दोष होगा? दूरदृष्टि दोष। अगर फोकस दूरी
घट जाए, क्या हो जाए, घट जाए, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसमें जो दोष उत्पन्न होता है वैसे दोष को क्या कहा जाता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष। क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष। दोनों बात आपको याद रखना है। तो एग्जाम में अगर मान लीजिए फोकस दूरी अधिक कह दे तो वहां पर कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। अगर एग्जाम में आ जाए कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है तो वहां पर कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा दोस्तों, निकट दृष्टि दोष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सबों का जवाब लगभग सही आ रहा था, लेकिन जय महाकाल जो है उनका जवाब कहीं ना कहीं गलत है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है देखिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल है और इसका आंसर टाइप करने का आप लोग प्रयास करें फटाफट। आज का क्वेश्चन ये वाला जो है ये एग्जाम में पूछा भी गया है और डेली लाइफ में हम लोग ऐसा देखते भी हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। आंख में, अपनी अपनी आंखों की बात करो, अगर अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो कि किसी दूसरे के सामने जाओ और उसके आंख में देखो कि तुम्हारा इमेज कैसा बन रहा है ना, और दूसरा आदमी तुम्हारी आंखों में देखेगा कि उसका इमेज कैसा बन रहा है। तो नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आंसर फटाफट टाइप करो। किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, ए वाला कोई बच गया है, ए भी कोई कर दो टाइप, है कि नहीं, फटाफट टाइप करो। तो किसी भी नेत्र में, है ना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस। देखिए याद रखने का तरीका होता है ना, नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना दोस्तों, वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। कैसा होता है, तो वास्तविक होता है, ये बात आपको पता है। और जो प्रतिबिंब वास्तविक है, ऑब्वियस सी बात है वो उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। अब आंख कितना छोटा है, आंख कितना छोटा होता है, जिसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होता है ना, आंख कितना छोटा होता है। अब इतनी बड़ी आंख में बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, तो बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो आप खुद समझ के बता सकते हैं। तो कैसा बनेगा, छोटा ही बनेगा ना। तो एक तो हो जाएगा वास्तविक, दूसरा हो जाएगा उल्टा, और तीसरा क्योंकि आंखें छोटा है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, नहीं है ना बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा। तो ऐसा आंसर कहीं दिख रहा है, वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो काल्पनिक सीधा वो होगा नहीं, वो होगा नहीं, वास्तविक वाला ही होगा। तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, बड़ा तो होगा नहीं। क्यों बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आंख ही छोटा है, तो बड़ा कैसे होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। जितने बच्चे का आंसर सी था बिल्कुल सही था। हेलो गुड इवनिंग सुधांशु यादव, हमें लगता है कि अभी आप आए हैं, और भी जितने आपके कांटेक्ट में सारे बच्चे को आप क्या करें, क्यों अर्णव कुमार है भाई, आप क्या लिख रहे हो, आई हेट यू। क्यों यार, तुम्हारा नाम हमने नहीं लिया इसलिए नाम तो बहुत बच्चे का मैं ले ही लेता हूं लगभग, है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में क्या होता है, मतलब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर आप लोग टाइप कीजिए। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को नहीं देख सकता है, याद रखने का तरीका, पहला याद रखिएगा, निकट वाले वस्तु को ठीक ठीक देखता है। क्या देखता है, ठीक ठीक देखता है। तो वैसे आंख में एक दोष उत्पन्न हो जाता है जिसको कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष, है ना दोस्तों। दूसरा बात आपको क्या याद रखना है, दूर स्थित वस्तु को ठीक ठीक देखता है। दूर में जो वस्तु है उसको ठीक ठीक देखता है, तो उस आंख में जो दोष उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है दूरदृष्टि दोष। क्या कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन कहता है, जो नेत्र
निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, मतलब नजदीक वाला नहीं दिखता है। नजदीक वाला जब नहीं दिखेगा तो दूर वाला दिखेगा, तो दूर वाला जब साफ साफ दिखता है, नजदीक वाला जब नहीं दिखता है, तो वैसे दृष्टि दोष को कौन सा दृष्टि दोष कहते हैं? तो यहां से भी आप पता कर सकते हैं कौन सा दृष्टि दोष कहते हैं। दूर को ठीक ठीक देखने वाला दूर दृष्टि दोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 5 का आंसर हो जाएगा ए। बहुत सारे बच्चे का आंसर बी था, कुछ बच्चे का ए भी था, जैसे कि आपका विजीत पटेल है, संजीत चौहान है। इन दोनों का आंसर बिल्कुल सही है और सबों का आंसर तो लगभग गलत। और आप लोग अभी आंसर कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों का आंसर मैं ये नहीं कह सकता कि आप लोग सही हैं या गलत हैं। दो बातों में से मैं कोई बात नहीं कह सकता, क्योंकि आंसर तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर फटाफट कीजिए। क्वेश्चन कहता है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है। श्वेत प्रकाश समझते हैं ना? श्वेत प्रकाश का मतलब याद रखना है, श्वेत प्रकाश का मतलब होता है 7 रंगों का मिश्रण। 7 रंगों का मिश्रण, उसमें 7 रंग मिला होता है, जिसको हम लोग विबजियोर के नाम से जानते हैं। बैनी हापी नाला ऐसा कहा जाता है, विबजियोर, VIBGYOR, है ना। 7 रंग कौन कौन से होते हैं? तो मैं अगर उनका नाम लिखूं तो उसका नाम होता है VIBGYOR। इसको विबजियोर कहा जाता है, या फिर आप बैनी हापी नाला के नाम से भी जान सकते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह क्या है? विचलित होने का मतलब डेविएशन, डेविएट हो जाना, मतलब वो कहीं ना कहीं सबसे अधिक क्या हो जाता है? एंगल बनाता है। विचलन का मतलब होता है एंगल ऑफ डेविएशन। विचलन का मतलब हो गया, जैसे विचलित की बात करें, सबसे मैक्सिमम जिसका एंगल ऑफ डेविएशन होगा, सबसे अधिक दूर तक उसका झुकाव हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? सबसे अधिक झुकाव, सबसे दूर तक झुकाव। तो जिस रंग का सबसे दूर तक झुकाव होता है उसका विचलन सबसे क्या होता है? अधिक होता है। जब आप प्रिज्म को याद करेंगे, प्रिज्म जब आप याद करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि श्वेत प्रकाश से जब प्रकाश आता है और अपवर्तन के बाद क्या होता है, वो कहीं ना कहीं 7 रंगों में बट जाता है। तो इस तरह से आपको दिखाया जाता है। और सबसे नीचे 1 2 3 4 5 6 1 7, सबसे नीचे जो होता है वो क्या होता है? भी। और देखिए सबसे ज्यादा झुकने वाला भी कौन है? भी ही ना है। ये लाइन सबसे ज्यादा झुका है, बिल्कुल ऐसे आ गया है ना। तो सबसे नीचे कौन आता है? भी। उसके ऊपर होता है आई, फिर बी, VIBG, फिर Y, फिर O, फिर R। तो सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का। लेकिन सबसे अधिक विचलन किसका होता है? भी। भी मतलब होता है वैलेट, और वैलेट का मतलब होता है वैगनी। क्या होता है दोस्तों? वैगनी। बिल्कुल सबों का आंसर आ रहा है सी। तो हम भी कर देते हैं क्या? सी। जब सी सब टाइप कर ही रहो, मैक्सिमम आंसर सी ही है तो सी ही होगा, है ना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। मतलब वैगनी रंग का विचलन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सामने आ गया है स्क्रीन पर, फटाफट इसका आंसर टाइप कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं? देखिए ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग अभी क्लास में है, कल भी ऐसा हुआ था, ये घटना कल भी हुआ था। क्या हुआ था? पढ़ा रहे थे, आप लोग भी पढ़ रहे थे, अचानक लाइट कट गया, है कि नहीं। जब अचानक लाइट कट गया तो हम लोग चुनरा गए, है कि नहीं। फिर अचानक लाइट आ जाता है तो क्या हो जाते हैं? फिर चुनरा जाते हैं, कुछ दिखता नहीं है, तुरंत दिखता है सामने
कोई आदमी खड़ा भी रहेगा तो दिखता तुरंत नहीं है, लेकिन आंख में एक कैपेबिलिटी होती है, एक कैपेसिटी होती है उस चीज को देखने की, वो अपने आप में एक एडजस्टमेंट कर लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन, जिसको हम लोग समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। किस क्षमता के नाम से जानते हैं? समंजन क्षमता। यह एक ऐसी क्षमता होती है जिसमें अचानक से अगर प्रकाश खत्म हो जाए या अचानक प्रकाश आ जाए तो आप वस्तु को कुछ समय पश्चात क्या करते हैं? देख पाने की क्षमता हो जाती है। मतलब आंखों का एक ऐसा गुण होता है जो कि बहुत कम समय में अपने आप को क्या करता है? उस चीज में क्रिएट कर लेता है ना दोस्तों। तो ऐसे क्षमता को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। और किसी भी स्वस्थ मनुष्य का जो आंख होता है, जो स्वस्थ आंख होता है, उसका पावर ऑफ एकोमोडेशन 4 डायोप्टर होता है। कितना होता है दोस्तों? 4 डायोप्टर। कितना होता है? 4 डायोप्टर। तो आंख के ऐसे गुण को क्या कहा जाता है? तो सबों का आंसर आ गया है क्या? बी। तो बी में क्या है? समंजन क्षमता। तो बिल्कुल सही है, समंजन क्षमता यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही है। सबों का आंसर लगभग उषा देवी, जय महाकाल, प्रिया अंशु और किशन कुमार, सारे बच्चे का आंसर, पूजा कुमारी, सारे बच्चे का आंसर क्या है? बी। आप लोगों का भी आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फटाफट टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? पहले ये तो समझें कि जरा दूरदर्शिता व्यक्ति होता कैसा है। जरा मतलब होता है बुढ़ापा। जरा मतलब बुढ़ापा, जर्जर अवस्था, है कि नहीं? बूढ़ा सूढ़ा जो होता है ना, उसको ठीक से दिखने में आता नहीं है कि नहीं? तो बूढ़ा जो चश्मा पहनता है वो कौन सा चश्मा है? बुढ़ापा अवस्था में आंख की जो क्षमता होती है ना, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? घटने लगती है, जिस कारण से उस बूढ़ा को कुछ दिखता नहीं है, साफ साफ वो देख नहीं पाता है। तो बुढ़ापे अवस्था में जो आंख में दोष उत्पन्न होता है, उस दोष को हम लोग क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं दोस्तों? जरा दृष्टि दोष। और ये होता कैसे है? तो सिलेरी मांसपेशियां बढ़ जाने की वजह से ऐसा होता है। तो इसका निवारण कैसे किया जाता है? यहां पे तो हमसे पूछा जा रहा है कि आखिर उसका उपचार कैसे करेंगे, उसका निवारण कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक लेंस आता है, जिस लेंस को हम लोग बाइफोकल लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं दोस्तों? बाइफोकल लेंस कहते हैं। और बहुत सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है। और बाइफोकल लेंस की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? इस दृष्टि दोष से लड़ सकते हैं, है ना? बाइफोकल लेंस। राम बाबू यादव आपका आंसर बिल्कुल गलत है। संजीत चौहान आपका भी गलत है। अवतल तो होगा ही नहीं। अवतल तब होता है जब कौन सा दोष होता है? निकट होता है। कौन सा होता है? निकट। तो यहाँ पे जरा दूरदर्शिता का निवारण किस लेंस के माध्यम से किया जाता है? तो वैसे लेंस का नाम क्या है दोस्तों? बाइफोकल लेंस। क्या नाम है? बाइफोकल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी सिंपल है और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में लगभग आ ही जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? कहता है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रम से होते हैं। अगर निकट बिंदु की बात करें, निकट बिंदु, अगर निकट बिंदु की बात करें तो वो कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर की होती है। कितने की होती हैं? 25 सेंटीमीटर। कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को कोई भी स्वस्थ आंख क्या कर सकता है? साफ साफ देख सकता है। और अगर दूर स्थित बिंदु की बात करें, दूर बिंदु की बात करें तो दूर बिंदु का तो अंत है ही नहीं। आप यहां से आसमान भी देख लेते हैं, नहीं देख लेते? आप सुई को भी देख लेते हैं, है कि नहीं? आपको जितना दूर देखने के लिए कह दिया जाए, बस आपको उस ऊंचाई तक पहुंचनी है, आप किसी भी वस्तु को देख लेंगे। तो दूर बिंदु की अगर बात की जाए
तो उसका कोई अंत नहीं है, और जिसका अंत नहीं होता उसी को क्या कहा जाता है? अनंत कहा जाता है। तो अगर निकट की बात की जाए तो निकट के लिए कितना 25 सेंटीमीटर, और दूर की बात की जाए तो दूर के लिए कितना? अनंत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। पूजा कुमारी आपका आंसर बिल्कुल गलत है ना? और जितने बच्चे का आंसर डी है वो बिल्कुल सही। उषा देवी आपका भी गलत है। दीपक देव आपका भी गलत है ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, किसकी सहायता से? तो अभी जरा दूरदर्शिता में भी हम लोग ये देख रहे थे, सिलियरी मांसपेशियां का बात किए थे। तो यहां पे कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा क्या? सिलियरी पेशियों द्वारा। तो सिलियरी पेशियों के द्वारा क्या होता है? विभिन्न दूरियों पर, मतलब दूर रहे, नजदीक रहे, है ना, या फिर कितनी भी दूरी पर क्यों ना रहे, उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस करने के लिए आंख क्या करता है? अपने लेंस के माध्यम से उस वस्तु का क्या बना देता है? प्रतिबिंब बना देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर। और मैक्सिमम बच्चे का आंसर सही है। और यहाँ पे एक बच्चा लिखता है सीसीटीवी, सी को सीसीटीवी लिखता है कि नहीं? यहाँ पे थोड़ा सीसीटीवी नजर आ रहा है, हैं? वहां जब ओएमआर में जब तुमको फिलअप करना होगा ना, तो वहां पे सी डी ए बी सब कर देना, है कि नहीं? सीसीटीवी सब हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का क्या है। क्वेश्चन नंबर 11। कहां भाग रहा है? कहां भाग रहा है? भाग जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में क्या होता है? मतलब दूर में रखा हुआ वस्तु है, उसको स्पष्ट नहीं देख पाता। इसका आंसर आप लोग टाइप कीजिए तो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 का एलईडी बोलता है। देखो उसको एलईडी नजर आ रहा है पूरा स्क्रीन पर एलईडी नजर आता है? बताओ तो, कुछ भी बोलने लगता है। क्वेश्चन कह रहा है जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, मतलब दूर वस्तु को देख नहीं पाता है, दूर वस्तु को नहीं देखता। इसका मतलब है दूर को नहीं देखता, लेकिन नजदीक वाला को क्या करता होगा? नजदीक वस्तु को देख पाता है। दूर वाला नहीं दिखता, लेकिन नजदीक वाला दिखता होगा। तो जिस दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखलाई पड़ती है, परंतु दूर की वस्तु साफ साफ दिखलाई नहीं पड़ती है, ऐसे दृष्टि दोष को कौन सा दृष्टि दोष कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। बहुत बच्चे का आंसर ए आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। सी भी नहीं होगा, और कुछ बच्चे का आंसर बी आ रहा है। सिंह सचिन आप इतना ए टाइप कर दिए कि आपका पूरा ए गलत है। उषा देवी आपका भी गलत है। दीपक देव आपका भी गलत है ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? देखिए जो क्वेश्चन आप लोगों से गलत हो रहा है ना, जिस क्वेश्चन में आप लोग बार बार गलती कर रहे हैं, आप क्या कीजिए, वैसे क्वेश्चन को लिखा कीजिए। क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे गलती हो रहा है, हो सकता है एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि कहा जाता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि देखिए ना कि हम एग्जाम का बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं, बहुत हम पढ़ाई करते हैं, घर पे बहुत पढ़ते हैं, अब क्या पता आगे क्या होने वाला है। और नतीजा ये आता है, अगर वो बच्चे पीछे हो जाते हैं, अगर उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है, तो फिर वो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हमने तो बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं हो पाया। इसका कारण देखिए, कहीं ना कहीं आप में कमी रह गई, क्योंकि आप ये नहीं सोच पाते हैं कि आप पढ़ाई किए। ऐसा नहीं कि सामने वाला नहीं पढ़ाई कर रहा था, वो भी पढ़ाई कर रहा था। अंतर क्या हो गया कि आप जितना पढ़े, सामने वाला उतना पढ़ा, बिल्कुल सही है। लेकिन जिस समय आप टहल रहे थे, जिस समय आप सो रहे थे, जिस समय आप खा रहे थे, है ना, हो सकता है सामने वाला उस समय बैठकर पढ़ाई कर रहा होगा। इस कारण से कहीं ना कहीं आप उनसे क्या हो गए, पीछे हो गए।
तो ऐसे सोच आप लोगों को रखनी चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, नेगेटिविटी अपना लेते हैं, मन में नकारात्मक विचार आने लगता है, मेरा भाग्य खराब था, ये वो 9-17। भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता है ना। देखते हो ना, गीता में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कर्म जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, सीधा सीधा शब्दों में है। तो आपकी जैसी कर्म होगी वैसे ही आपको फल मिलेगा। कर्म अगर अच्छा होगा, कर्म अच्छा मतलब क्या, आपका मेहनत अच्छा होना चाहिए। मेहनत अगर आप कर रहे हैं, आज आप अगर बहुत मेहनत कर रहे हैं तो कल आपका रिजल्ट भी बेहतर होगा। मेहनत में अगर आप कमी हो गई, आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं सामने वाले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आपका रिजल्ट बेहतर नहीं हो पाएगा। तो कर्म पर विशेष ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, है ना। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं हो पा रहा है या जिस क्वेश्चन का आंसर आप गलत टाइप कर पा रहे हैं, तो वैसे क्वेश्चन को आप क्या कीजिए ना, लिख लिया कीजिए। और वैसे क्वेश्चन को बार बार अपने नजर से दोहराइए। रटना नहीं है, रटा नहीं जाता, रटा हुआ चीज तो भूल जाता है इंसान, रटना उठना नहीं है, बस नजर से दोहराते रहना है। और ये काम अगर आप करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सीख पाएंगे और एग्जाम में अगर आ भी जाता है तो आप उस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से डील कर पाएंगे, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष में, क्वेश्चन कहता है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर टाइप कीजिए, किस दृष्टि दोष में, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट टाइप कीजिए, किस दृष्टि दोष में, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, फटाफट टाइप कीजिए। बहुत बच्चे का आंसर आ रहा है ए बोलते हैं, है ना, बहुत बच्चे बी भी बोल रहे हैं। अगर रेटिना के आगे ए बहुत का ए आ रहा है तो लगता है ए ही होगा, जब सब ए बोल रहा है तो ए ही हो सकता है। किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे, अगर रेटिना के आगे बोले, क्या बोले, रेटिना के आगे, तो यहां पर हो जाता है निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष। अगर रेटिना के पीछे की बात करें, रेटिना के पीछे की बात करें, तो वहां पर इसका विपरीत क्या हो जाता है, दूर दृष्टि दोष। इन दो बातों को आप ध्यान में रखेंगे। यहां तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, आगे पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। लेकिन अगर यहां पे रेटिना के पीछे वाली बात हो जाती तो उसका आंसर क्या हो जाता, दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है, खुशी कुमारी, हिमांशु किलर हुआ, आप दोनों का आंसर बिल्कुल गलत है ना। तो यहाँ पे जिसने ऑप्शन नंबर ए टाइप किया उन सारे बच्चे का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट टाइप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता अगर कम हो जाएगी तो वहां पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। क्या उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों, जरा दृष्टि दोष, जो बुढ़ापे अवस्था में होता है। धीरे धीरे आंख क्या करता है, अपने समंजन क्षमता को खोने लगता है, जिस कारण से एक दोष उत्पन्न हो जाता है। और वैसे दोष को कौन सा दोष कहा जाता है, जरा दृष्टि दोष। और इसका निवारण अभी अभी हम लोग तुरंत सीखे थे, किस लेंस की सहायता से, तो वैसे लेंस को क्या कहते हैं, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस की सहायता से जरा दृष्टि दोष का निवारण या उपचार किया जाता है ना। समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो वैसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है, बिल्कुल। तो इसका आंसर लगभग का सही है, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर फटाफट टाइप कीजिए। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है और इसका आंसर सबका सही होना चाहिए, सबका सही होना चाहिए। फटाफट क्वेश्चन कहता है चंद्रमा पर खड़े, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो वहां पे वायुमंडल है, वायुमंडल नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है,
जब एटमॉस्फेयर है ही नहीं तो तुम्हारा परछाई कैसा दिखता है? काला। तो आकाश कैसा नजर आएगा? काला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कहता है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? श्वेत रंग, व्हाइट लाइट। अभी अभी हम लोग इस पे प्रिज्म वाला जो क्वेश्चन किए थे उसमें हम श्वेत रंग के बारे में बताए, श्वेत प्रकाश के बारे में बताए। अगर श्वेत रंग के बारे में पूछे तो श्वेत रंग में कितने रंग मिले होते हैं? तो कितने रंग होते हैं? 7 रंग, जिसको वैनिहा पिनाला के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर टाइप कीजिए। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का मतलब होता है रंग, कलर, है ना, याद रखना। तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर टाइप कीजिए, क्या हो जाएगा? किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, बहुत बच्चे का डी ही आ रहा है, बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, सब आ रहा है, मतलब एबीसीडी सब आ रहा है कहीं ना कहीं। तो देखिए इसको समझते हैं। अगर तरंग दैर्ध्य अधिक की बात करें, अधिक तरंग दैर्ध्य की बात करें और अगर कम तरंग दैर्ध्य की बात करें, कम वैलेट क्या है जी? दोनों दे देते हैं, वैलेट। कम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो मेरे हिंट का जवाब आप लोग दे सकते हैं, हम आपको हिंट कर दिए, आप खुद इसका आंसर कर सकते हैं। अधिक तरंग दैर्ध्य, अधिक जिसका विचलन क्या होता है? कम होता है। जिसका विचलन क्या होता है? कम। तो अधिक तरंग दैर्ध्य को किस रंग से लिखे हैं? तो कौन सा रंग है ये वाला? लाल। कौन सा है? लाल। तो जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है उसको हम लोग कौन सा रंग कहते हैं? लाल रंग कहते हैं। जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है उसको हम लोग कौन सा रंग कहते हैं? वैगनी कहते हैं। कौन सा कहते हैं दोस्तों? वैगनी कहते हैं। और एक बात आपको याद रखना है, जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक है इसका मतलब है कि उसका विचलन क्या है? कम है। तरंग दैर्ध्य अधिक मतलब विचलन कम। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता था कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का विचलन कम होता है, तो वहां भी आंसर क्या होता है? रेड, मतलब लाल रंग का ही होता है। अधिक तरंग दैर्ध्य पूछा मतलब विचलन कम। कम तरंग दैर्ध्य की बात करेगा तो इसका मतलब है कि विचलन उसका क्या हो जाएगा? अधिक। विचलन क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिक। तो यहां पे क्वेश्चन कह रहा है किसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो अधिक तरंग दैर्ध्य किसका हो जाएगा? लाल रंग का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। लाल मिर्च पाउडर मिलाकर अच्छे से अच्छे, क्या लाल मिर्च पाउडर का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो क्या होता है? सबसे अधिक होता है, क्योंकि वो बहुत तीखा भी होता है ना, इसलिए उसका वेवलेंथ बहुत अधिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? कहता है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष कैसे बनता है? बरसात की बूंदों में। अभी भी बरसात हो रही थी लेकिन प्रकाश नहीं था। बरसात तो हो रही थी लेकिन प्रकाश नहीं था। तो वहां पे क्या होता है ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष भी कितने रंगों का होता है? 7 रंगों का होता है, 7 कलर, है ना, 7 रंगों का दिखता है। तो इंद्रधनुष किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है? फिर से वही बात, निकट वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, मतलब दूर वाले वस्तु को साफ साफ देख सकता है, और दूर वाले वस्तु को साफ साफ देखने वाला
कौन सा दृष्टि दोष कहलाता है? दूरदृष्टि दोष कहलाता है। कौन सा कहलाता है? दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष का निवारण, इसका उपचार किस लेंस की सहायता से होता है दोस्तों? उत्तल लेंस की सहायता से। किस लेंस की सहायता से? उत्तल लेंस की सहायता से। अगर हम निकट दृष्टि दोष की बात करें तो निकट दृष्टि दोष का निवारण किसके सहायता से होता है? तो वो होता है अवतल लेंस की सहायता से। किसकी सहायता से होता है? अवतल लेंस की सहायता से। और जरा दृष्टि दोष की बात करें तो जरा दृष्टि दोष का निवारण किसकी सहायता से होता है? बाइफोकल लेंस की सहायता से। किसकी सहायता से होता है? बाइफोकल। इन तीनों बातों को आप याद रखें क्योंकि इसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होता रहता है और ये क्वेश्चन आ भी जाता है। दृष्टि दोष का उपचार कैसे किया जाता है, ये कभी ना कभी एग्जाम में आ ही जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, आ जाता ही है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। और बहुतों का ऑप्शन सी भी था, ए भी था, तो जो सी किए, अच्छा बहुत 17 का भी कर रहे थे ना। चलिए, सिंह सचिन का आंसर बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? जैसे अभी ठंडा का मौसम है, अभी अगर हम लोग कहीं घूमने चलते हैं और वैसे जगह पे जहां पे बहुत सारा जंगल है ना, वैसे जगह पे हम लोग घूमने चलते हैं जहां पर क्या है? बगीचा है, गार्डन है। और अगर सूर्य का उदय होता है तो जब वहां से प्रकाश आती है ना और कुहासा है, कोहरा है, तो वहां पे आपको बहुत तरह का छोटा छोटा कण दिखेगा तैरता हुआ। और वैसे इफेक्ट को कहा जाता है कौन सा इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट। क्या कहा जाता है? टिंडल इफेक्ट। तो क्वेश्चन भी कह रहा है कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? टिंडल प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। और बहुतों का ऑप्शन क्या आ रहा है? सी। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु। अच्छा, आपको दो बात हम बताए, अगर निकट बिंदु बोले तो निकट बिंदु क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, है ना। और दूर बिंदु अगर बोले तो दूर बिंदु का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? अनंत, इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो क्वेश्चन पे कहता है दूर बिंदु की बात कर रहा है, तो दूर बिंदु का मतलब क्या हो जाएगा? अनंत पर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और बहुत का ऑप्शन बिल्कुल सही है। उषा देवी आपका लेकिन गलत है, और किशन कुमार तुम्हारा भी गलत है, और जितने बच्चे हैं सारे का आंसर बिल्कुल सही है। सिंह सचिन तुम्हारा भी गलत है, और बहुतों का बिल्कुल सही है। विकास कुमार जी तुम्हारा भी गलत ही है, और बहुत बच्चे का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन कहता है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है? अभी अभी तुरंत बताए, निकट दृष्टि दोष वाले में क्या होता है? कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष का क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। और अच्छा, निकट वाला है तो आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव में कौन सा, मानव का जो नेत्र है उसमें कौन सा लेंस होता है? तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आदमी जब देखता है तो जब प्रकाश आती है तो क्या करता है? उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, भेज देता है, जिधर से आता उधर उसको कन्वर्ज कर लेता है, केंद्रित करता है, उसको फोकस पर लेके जाता है और उसका इमेज बनाता है। कहां? वो अपने एक पार्ट पर जिसका नाम क्या होता है? रेटिना, या उसको हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं। तो कहता है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो कन्वर्ज करने वाला, प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने वाला, पकड़ कर रखने वाला कौन सा लेंस कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। और उसको डाइवर्स करने वाला कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। क्योंकि नेत्र की बात कर रहा है तो नेत्र में ऐसा लेंस होता है जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है? कन्वर्ज कर लेता है। तो वैसे लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है दोस्तों? उत्तल लेंस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे का आंसर गलत आ रहा है, तो जिसका गलत आ रहा है वैसे बच्चे
इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें ताकि आप इसका फिर से सॉल्यूशन गलत ना कर सके, है ना। ए सही है, बिल्कुल ए सही, ए हाँ बिल्कुल ए सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि उत्तल है ना। एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए जिसको हम कह सकते हैं, उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद का कहना है कि जो मनुष्य का शरीर होता है ना, उसमें सारी शक्तियां होती हैं। उनका एक थॉट है, उसमें वो कहते हैं कि ऑल पावर इज विद इन यू, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इसका मतलब ये हो जाता है कि जितनी भी शक्तियां ब्रह्मांड में हैं, वे सारी शक्तियां आप में विद्यमान है, बशर्ते कि आप उन शक्तियों का प्रयोग ही नहीं करना चाहते। आप वो चीज ढूंढते ही नहीं है ना। अगर आप उन चीजों को ढूंढें, अगर आप अपने में एक्टिव हो जाएं, अगर आप उन चीजों को ढूंढने का प्रयास करें, तो आप में वे सारी चीजें विद्यमान है जो आप वहां से कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, मतलब कोई भी चीज आप कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ऐसा कहने वाला एक महान दार्शनिक, उनका नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद से तो सबके सब परिचित हैं, है ना। तो इसलिए आप लोगों को हिम्मत हारना नहीं है। अगर आंसर गलत भी हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं। आज गलत तो कल सही, गलत उसी का होता है जो सही करता है। और जब तक गलत नहीं होगा तो फिर सही कैसे हो सकता है ना दोस्तों। तो गलत हो रहा है, इसमें आप लोगों को खुश भी होना है कि आज गलत कर रहे हैं तो चांस मिल रहा है कि हम क्या करेंगे, कल से सही करेंगे, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, क्या कहता है? निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? मतलब आंख से दिखाई देना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अगर दिखता भी धुंधला, कहीं दूर में कोई आदमी खड़ा है तो दिखबे नहीं करेगा। खास करके बुढ़ापा अवस्था में ये सब ज्यादा होता है। अगर दूर में है तो बुलाएगी, के छिखो आवो इधर, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है सामने खड़ा। नजदीक बुलाएगा तो उसमें भी उसको क्लियर नहीं दिखता है। ये खास करके बुढ़ापा अवस्था में होता है ना। तो ऐसा होने का कारण क्या है कि उसकी आंख के लेयर, आंख का जो लेयर है ना दोस्तों, वहां पर एक लेयर जम जाता है, एक परत आ जाता है, और जिस कारण से उस आदमी को उसकी आंख से कोई भी चीज वो देखता है तो उसको धुंधला दिखता है, उसका क्लियर इमेज रेटिना पर नहीं बन पाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि अवस्था भी उस तरह का हो जाता है ना। और क्योंकि जरा दृष्टि दोष होने में क्या होता है ना, उस आंख का जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, समंजन क्षमता है, वो घटने लगता है। तो इस कारण से आदमी इलाज भी करवाता नहीं है, सोचता है चलो ठीक है, अब बुढ़ापा हो रहे हैं, बुढ़ापा अवस्था में हम पहुंच रहे हैं, तो अब क्या, अब तो ऐसा समय आ ही जाएगा कि अब हम देखने की क्षमता धीरे धीरे खत्म ही होगी। और वो आदमी जब उसका निवारण नहीं करवाता, उपचार नहीं करता है, तो धीरे धीरे उस आदमी को कैटरेक्ट हो जाता है, जिसको हम लोग मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। और मोतियाबिंद हो जाने के बाद उस आदमी को वो क्लियर दिखता नहीं है, उसको कैसा दिखता है, धुंधलापन दिखता है। कैसा दिखता है? धुंधलापन दिखता है। तो ऐसा होने का कारण क्या है? मोतियाबिंद। क्या कारण है दोस्तों? मोतियाबिंद। और इसका उपचार क्या होता है? इसका उपचार एक गो है, क्या? शल्य चिकित्सा, उसका सर्जरी। क्या करता है? सर्जरी। उसके बाद तब फिर वो उसके रेटिना पर क्या बनना शुरू हो जाता है? इमेज बनना शुरू हो जाता है। और जब रेटिना पर इमेज बनना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? बाबा को दिखाई नहीं देता है, बाबा को दिखाई नहीं देता। इसका यही कारण है। क्या कारण है ना, समझ रहे ना। हाँ, तो वही कारण है। तो उनका इलाज आप करवा सकते हैं, है कि नहीं। डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। वैसे बीमारी को हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। वो लेयर जम जाता है जिस वजह से वहां पे धुंधलापन दिखाई देने लगता है, और वैसे स्थिति को हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन कहता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म।
बहुत बच्चे कर रहे हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग कैसे होगा? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? प्रिज्म का। किसका किया जाता है? प्रिज्म, है ना। प्रिज्म से क्या करते हैं? प्रिज्म से हम लोग व्हाइट लाइट को क्या करते हैं? पास करवाते हैं, और आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के पश्चात सामने एक क्या रखा होता है? एक पर्दा लगा होता है, और उस पर 7 रंग हमको दिखने लगता है कि नहीं? और उसी 7 रंगों को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम, जो कहां दिखता है? स्क्रीन पर। कहां दिखता है? स्क्रीन पर, एक पर्दा पर दिखता है, और उसे ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और वो कब होता है? जब प्रिज्म से हम क्या करते हैं? श्वेत प्रकाश को, किस प्रकाश को? श्वेत, व्हाइट लाइट को क्या करते हैं? गुजारते हैं, तब हमें क्या दिखता है? प्रिज्म, स्पेक्ट्रम दिखता है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, और इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, इसका आंसर फटाफट टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का आता है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन, झुकाव कम होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन बहुत कम होता है? फटाफट आंसर टाइप कीजिए, फटाफट कीजिए। बहुत बच्चे का आंसर डी आ रहा है। डी तो होगा नहीं। अरे यार क्या तुम लोग कर रहे हो? विचलन सब अभी तुरंत, इससे पहले हम प्रिज्म के बारे में बता रहे थे, वहां पे आंसर किए थे ना। देखिए, तरंग दैर्ध्य अगर पूछेगा, तरंग दैर्ध्य जिसका अधिक होता है, विचलन उसका क्या होता है? कम होता है। ऐसा ही बात तो हम आपको बताए, जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक, विचलन कम। जिसका तरंग दैर्ध्य कम, विचलन उसका क्या? अधिक। आप ऐसे याद रख सकते हैं, तरंग दैर्ध्य जिसका अधिक होता है, विचलन उसका क्या होता है दोस्तों? कम होता है। तरंग दैर्ध्य जिसका कम होता है, विचलन उसका क्या होता है? अधिक होता है। तो आप जरा सोचो, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? विचलन किसका कम होता है? तो कम विचलन उसी का होगा ना, कि जिसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? अधिक होगा। तरंग दैर्ध्य अधिक होगा तो विचलन क्या होगा? कम होगा। तो आप याद कीजिए, तरंग दैर्ध्य किसका अधिक होता है? रेलवे सिग्नल वाला कहानी याद है? वहां पे कौन सा रंग दिखता है आपको? लाल रंग दिखता है, जो खतरा का निशानी है। लाल मिर्च वाला किधर चला गया? लाल मिर्च पाउडर वाला किधर गया जी? तुम भूल गए क्या? लाल मिर्च पाउडर, हाँ हाँ बिल्कुल, आ गए। तो विचलन किसका कम होगा? जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा। और तरंग दैर्ध्य अधिक किसका होता है? लाल रंग का। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक है, तो लाल रंग का विचलन भी क्या होगा? कम होगा। क्या होगा दोस्तों? लाल रंग का विचलन कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन कहता है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि मतलब दूर दृष्टि दोष जिसको कहते हैं। दूर दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस की सहायता से होता है? फटाफट आंसर टाइप कीजिए। दूर दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस की सहायता से होता है? तो दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है दोस्तों? उत्तल लेंस की सहायता से। आंसर तुम लोग टाइप नहीं कर रहे हो, सबका ए आ रहा है। ए में गोलीय बेलनाकार लेंस। दूर दृष्टि दोष किस लेंस की सहायता से उसका निवारण किया जाता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तल लेंस। अगर निकट की बात करता तो आंसर क्या हो जाता? अवतल लेंस, है ना। तो यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष की बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से जब प्रकाश को गुजारा जाता है, किस प्रकाश को गुजारा जाता है? श्वेत प्रकाश को। तो वहां पे कौन सी घटना घटती है? क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, इसका आंसर फटाफट टाइप कीजिए। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? फटाफट आंसर कीजिए। तो प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? वर्ण
विक्षेपण की। किसकी घटना घटती है? वर्ण विक्षेपण की, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? फिर वही वाला बात हो गया, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे क्या होता है? सबसे कम होता है। तो जिसका विचलन सबसे क्या होगा? अधिक होगा। जिसका विचलन सबसे अधिक, तरंगदैर्ध्य उसका सबसे कम। तो विचलन सबसे अधिक किसका होता है? वैगनी रंग का। तो तरंगदैर्ध्य सबसे कम किसका हो जाएगा? वैगनी रंग का। तो वैगनी रंग का है ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। और क्वेश्चन नंबर 29 कहता है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो आकाश का रंग होता है वो कैसा दिखता है दोस्तों? नीला दिखता है। कैसा दिखता है? नीला दिखता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है आंख व्यवहार करता है। आंख किस लेंस के तरह व्यवहार करता है? तो आंख के द्वारा पहले ये बताइए प्रतिबिंब कैसा बनता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के द्वारा कैसा बनता है? तो आंख के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। तो वास्तविक और उल्टा दो बात याद रखना है। वास्तविक बनता है तो क्या होता है? उल्टा होता है। और वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाने वाला कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। बहुत बच्चे का बिल्कुल सही था। लास्ट क्वेश्चन एकदम अंत भला तो सब भला, है कि नहीं? लास्ट वाले क्वेश्चन का एकदम सब आंसर टाइप ठीक ठाक ही कर रहा है। और हमें लगता है कि 30 ही क्वेश्चन है, इसके बाद तो हमें लगता है कहानी क्या हो गया होगा? खत्म। तो आज का क्लास जो है हमारा 30 क्वेश्चन हम लोगों ने डील करने का प्रयास किया। और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से जो हमारा क्वेश्चन था 30 क्वेश्चन था। और आज का जो क्वेश्चन था दोस्तों, इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी पूछा गया है। देखो क्वेश्चन आता कहाँ से? क्वेश्चन तो इसी से पूछा जाता है ना। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। 2-4 साल 5 साल में क्या किया जाता है? उसको रिपीट किया जाता है। क्वेश्चन लाएगा कहाँ से? और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और बच गए हैं। तो इसका पार्ट 2 वीडियो भी आपके सामने आएगा और बहुत जल्द आएगा। और आने वाला समय है कल, जिसको हम लोग टुमारो कहते हैं, है ना। और कल के लाइव क्लास में, लाइव क्लास कितने बजे होता है दोस्तों? 8 बजे। कितने बजे होता है? 8 बजे। तो फिर से हम लोग कल मिलेंगे। कब? 8 बजे इसी रंगमंच पर। यहीं पे कार्यक्रम होगा, है कि नहीं? तो यहीं पे फिर से कहानी चलेगा, है कि नहीं? तो जितने बच्चे आज जुड़े उन सारे बच्चे को मैं यही कहूँगा कि आपके सर्किल में जितने भी बच्चे हैं, खास करके वैसे बच्चे जो इस बार सेंटअप कैंडिडेट हैं, एग्जाम देने वाले हैं, सारे बच्चे को आप इन्फॉर्म कर दीजिए और सारे बच्चे को लिंक आप शेयर कर दीजिए, ताकि उन सारे बच्चे का भी कुछ आपके माध्यम से क्या हो जाए? मदद हो जाए और बोर्ड एग्जाम में वो अपने को बेहतर साबित कर सके। तो आप सबों के लिए आज का क्लास इतना ही। और सारे बच्चों को मेरी तरफ से गुड नाइट। आप सबों को भी गुड नाइट, बाय। जितने भी बच्चे हैं, अब तो मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊंगा, है ना दोस्तों। तो जितने हैं मैं सारे का नाम लेके कहता हूँ। सबों के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। और ठंडा का मौसम है, थोड़ा सा अपना ख्याल भी रखो। अगर ख्याल नहीं रखोगे तबीयत खराब हो जाएगा। कहीं तबीयत गड़बड़ा गया तो ना तो वहाँ आ पाओगे पढ़ने और ना यहाँ पे लाइव तुम क्लास अटेंड कर पाओगे, है ना। तो अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो। अगर स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा? कहा गया है ना, एक कहावत में भी है, ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। कहने का मतलब स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो फिर आपको पढ़ने में रुचि नहीं आएगी। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आप पढ़ने में भी अच्छे रहेंगे। तो
तो अपना ख्याल रखें और घर पर पढ़ाई करें, और जितना क्वेश्चन है इन सारे क्वेश्चन को एक बार नजर से दोहराते रहें, और फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी टाइम में, इसी रंगमंच पर, और इसी चैप्टर को लेकर जो क्वेश्चन इसमें बच गए हैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कल हम लोग फिर से करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही। सबों को मेरी तरफ से गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर दैट। बाय, सबों को मेरा बाय।